आज दोपहर से ही बहुत तेज बारिश हो रही थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे बादलों के गरजने और बिजली के चमकने से हमेशा से बहुत खौफ आता रहा है। यह मेरी शादी के बाद की पहली बारिश थी और मैं हमेशा यही सोचती थी कि शादी के बाद की पहली बारिश मैं अपने पति के साथ एंजॉय करूंगी। लेकिन मेरे पति का शाम होते ही फ़ोन आ गया कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बारिश के बाद सड़कें बंद हो गई है, इसलिए वो आज घर नहीं आएंगे और दफ्तर में ही रुकेंगे। जैसे ही बारिश रुकेगी वो दफ्तर से निकलेंगे। मैंने यह बात अपने ससुर जी को बता दी कि आज रुमान घर नहीं आएंगे। मेरे ससुर ने कहा कि तुम परेशान ना हो और अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाओ, फिक्र करने की कोई बात नहीं। अक्सर इस बारिश के मौसम में वो दफ्तर में ही रुक जाता है। मैं ससुर को बताने के बाद अपने कमरे में वापस आ गई, लेकिन वक्त गुजर ही नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से रात के 2 बजे और मूसलाधार बारिश ने मुझे अजीब तरह से खौफजदा कर दिया। बिजली की चमक से मेरी जान निकल रही थी। मेरे कमरे की खिड़की से बिजली की चमक दिखाई दे रही थी और अब मैं अकेली अपने कमरे में नहीं रह सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी ननद जैस्मीन के साथ उसके कमरे में एक रात गुजार लूं। मैं डरते डरते बड़ी मुश्किल से अपनी ननद के कमरे में जा पहुंची। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मेरी ननद का कमरा नीचे था, मेरे ससुर के कमरे के साथ, जबकि मेरा कमरा ऊपर की मंजिल पर था। और शायद इसी वजह से मुझे ज्यादा डर महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं ऊपर बिल्कुल अकेली थी। बारिश की वजह से घर की ज्यादातर लाइट्स भी हम लोगों ने बंद की हुई थी। अंधेरे में संभल संभल कर सीढ़ियां उतरते हुए मैं अपनी ननद के कमरे के दरवाजे पर पहुंची और जैसे ही मैंने दरवाजे को हाथ लगाया तो शायद वो अंदर से लॉक नहीं था, इसलिए खुलता चला गया। मेरी ननद जैस्मीन के कमरे में हल्की सी रोशनी थी, बड़ी लाइट सब बंद थी, एक छोटी लाइट जल रही थी। अंदर कदम रखते ही जो मंजर मुझे नजर आया उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई है, लेकिन आंखों देखा कैसे गलत हो सकता है। जैस्मीन की गुटी गुटी सिसकियां मुझे सुनाई दे रही थी और वो मेरे ससुर का विरोध कर रही थी, जो मेरी आंखों के सामने थी। मैं अपनी जगह सुन्न होकर रह गई कि कोई बाप किस तरह अपनी बेटी के साथ ऐसा सलूक कर सकता है। जैस्मीन के कानों से गिरती कमीज और खुले गिरेबान ने मुझ पर बहुत कुछ प्रकट कर दिया था। उस वक्त तो मुझे मेरा ससुर एक वहशी दरिंदा मालूम हो रहा था, जो जैस्मीन पर जुल्म का पहाड़ तोड़ रहा था। जैस्मीन एक बिन माँ की बच्ची थी, जिसकी माँ अरसा पहले चल बसी थी। न जाने जैस्मीन के ऊपर ये सितम कब से हो रहा था और आज मुझे समझ आया कि जैस्मीन का रवैया ऐसा क्यों था। उसकी खोई हुई आंखों का राज मुझे आज पता चला था। मैं उस घर में आज से 6 माह पहले शादी होकर आई थी। मैं और रुमान एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और रुमान ने मुझे वहीं पसंद किया था। यूनिवर्सिटी पूरा होने के बाद जैसे ही रुमान की नौकरी लगी, उसने फौरन ही मेरे घर रिश्ता भेज दिया। रुमान एक सुलझा हुआ और नेक लड़का था और नौकरी वाला भी था। रुमान की फैमिली में सिर्फ उसके पापा और एक छोटी बहन थी। रुमान का घर भी अपना ही था। ऐसी कोई बात नहीं थी जिसकी वजह से मेरे घर वाले रिश्ते पर ऐतराज करते। मेरे घर वालों ने जिस किसी से भी मालूमात हासिल की, सबने यही बताया कि रुमान और उसके पापा इज्जतदार लोग हैं। रुमान के पापा से कुछ वक्त मांगने के बाद मेरे घर वालों ने रिश्ते की हामी भर दी और कुछ वक्त में मेरी और रुमान की शादी हो गई। शादी से पहले ही मैंने सुन रखा था कि जब घर में एक छोटी और कुंवारी ननद मौजूद हो तो निभाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपने बाप और भाई की लाडली होती है। और मैं भी यही सोचकर अपने ससुराल आई थी कि जैस्मीन की वजह से मुझे कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जैस्मीन दूसरी ननद जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो बहुत खामोश मिजाज की लड़की थी, अपने काम से काम रखती थी और ज्यादातर अपने कमरे में ही बंद रहती थी। स्कूल से वापस आकर तो घंटों घंटों कमरे में कैद हो जाती थी। मैं जबरदस्ती उसे खाने के लिए कमरे से बाहर निकालती थी तो वो खाना खाते ही वापस अपने कमरे में चली जाती थी। मेरे ससुर अक्सर ही उससे कहा करते थे कि हर वक्त कमरे में अकेले ना रहा करो, बिल्कुल बाहर निकलकर हमारे साथ बैठा करो। लेकिन जैस्मीन उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और जब मैं बहुत पूछती तो वो कहकर बात में खत्म कर देती कि उसे पढ़ाई करनी होती है। जब यही बात मैं रुमान से कहती कि जैस्मीन तो बिल्कुल ही खामोश रहती है, तो रुमान मुझे कहते हैं कि वो हमेशा से ऐसी नहीं थी, माँ के इंतकाल ने उसे ऐसा बना दिया है।
जबकि हमारी माँ जिंदा थी तो वो सबके साथ अच्छे से घुल मिलकर रहती थी, लेकिन अब वह बिल्कुल बदल गई है और बेहतर यही है कि तुम भी उसे कुछ ज्यादा ना कहा करो। पापा उसका बहुत ख्याल रखते हैं, थोड़े वक्त में वो भी खुद संभल जाएंगी। मैंने भी ये सोचकर जैस्मिन से बात करना छोड़ दी। अच्छा ही है कि वो घर के किसी मामले में नहीं पड़ती और मुझे उसकी तरफ से किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, वरना मेरी दोस्त की एक गैर शादीशुदा ननद ने तो उसे नाकों चने चबा दिए हैं। और सही मामले में ये भी समझ रही थी कि मेरे साथ भी जैस्मिन ऐसा ही कुछ करेगी, क्योंकि मेरे ससुर उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, उसकी छोटी से छोटी बात का ख्याल करते थे। अगर वो खाना खाने ना आती है तो वो खुद उसके कमरे में खाना लेकर जाते हैं और अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। ज़्यादातर वो उसके कमरे में ही होते थे, लेकिन जैस्मिन का रवैया उनके साथ बिल्कुल ही अलग था। वो जल्दी अपने पापा की किसी बात का जवाब ना देती। अगर मेरे ससुर उसके लिए कोई चीज़ भी लेकर आते हैं तो उसका अंदाज बहुत अलग सा होता है, जैसे उसके लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती। मुझे अक्सर उसका अंदाज कुछ अजीब सा लगता, क्योंकि माँ के बिछड़ने के बाद तो औलाद को अपने बाप से और भी प्यार हो गया चाहता है, लेकिन वो तो अपने बाप से कोसों मील दूर भागती थी। मेरे ससुर जितना उसका ख्याल रखते थे इतना मेरा भी ख्याल रखते थे। मुझे अपने ससुराल में किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं थी और मैं एक अच्छी जिंदगी गुजार रही थी, तो मैं जैस्मिन के रवैये के बारे में ज़्यादा सोचती भी नहीं थी। जब शादी के शुरू के दिनों में मैंने अपनी माँ को जैस्मिन के अजीब रवैये के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि खुदा का शुक्र अदा कर और अपने काम से काम रख, ऐसा न हो कि उसे छेड़ कर अपने लिए मुसीबत पैदा कर ले। मुझे अपनी माँ की बात बिल्कुल ठीक लगी थी। उसी दिन के बाद से मैं कभी जैस्मिन से खुद बात नहीं करती। मैं और रुमान रात के खाने के बाद जल्दी ही ऊपर की मंजिल पर बने अपने कमरे में आ जाते थे और फिर सारी रात नीचे ना जाते। हम दोनों की एक अलग दुनिया थी, हम दोनों एक साथ पूरे थे, इसलिए हमें अपने आसपास कुछ गलत होने का एहसास ही नहीं होता था। एक दिन मेरे ससुर बहुत सारे फल लेकर आए और जैसे ही जैस्मिन स्कूल से आई तो वह उसे अपने पास बिठाकर फल काटने लगे। जब उन्होंने जैस्मिन को फल खाने को दिए तो जैस्मिन ने बहुत चिढ़े मन से फल खाने से इनकार कर दिया, तो वो जबरदस्ती अपने हाथों से उसके मुंह में फल डालने लगे। मैं वहीं बैठी सब्जी बना रही थी। ये देखकर मैं सोचने लगी कि जैस्मिन कितनी खुशनसीब है जिसे इतना मोहब्बत करने वाला बाप मिला है, लेकिन उसे कदर ही नहीं। कुछ देर तो उसने फल खाया, लेकिन इसके बाद अचानक ही तेजी से वो उठकर अपने कमरे में चली गई। मैंने बहुत हैरानी से उसे जाता देखा तो मेरे ससुर ने मेरी नजरें भांप ली और कहने लगी कि मेरी बेटी मुझसे नाराज है, इसलिए वो इस तरह का रवैया रखती है। उसे लगता है कि अगर मैं वक्त पर उसकी माँ का सही इलाज करवा देता तो आज उसकी माँ भी हमारे साथ होती। लेकिन सच तो यह है कि खुदा ने उसकी माँ की जिंदगी इतनी ही लिखी थी। मैंने इसकी माँ के इलाज के पीछे बहुत पैसा खर्च किया है और दिन रात भागता रहा, लेकिन उसकी माँ की किस्मत में मौत लिखी थी। मैं तो खुद उसकी माँ के जाने पर बहुत दुखी हूँ, लेकिन जैस्मिन को यह बात कैसे समझाऊँ। अपने ससुर की आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल पसीज गया। उम्र के इस हिस्से में वो किस कदर बीवी की जुदाई के साथ साथ औलाद का दुख भी झेल रहे थे। मैंने बहुत प्यार से अपने ससुर से कहा कि पापा आप परेशान ना हो, वक्त के साथ साथ जैस्मिन खुद समझ जाएगी, आप अपनी कोशिश जारी रखें। मेरी बात पर सर हिलाते हुए वह फल की प्लेट उठाए जैस्मिन के कमरे की तरफ चले गए और मैं मुस्कुरा दी। शाम तक वो जैस्मिन के साथ इस कमरे में ही थे, यहाँ तक कि मैंने खाना भी पका दिया और सफाई भी कर दी। पहले मैंने सोचा कि मैं भी जैस्मिन के कमरे में जाकर उन दोनों के साथ बैठ जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उन दोनों बाप बेटी के बीच में भला मेरा क्या काम है, और मैं अपने कमरे में वापस आ गई। हमारे घर में रोज का यही था। मेरे ससुर जैस्मिन के पीछे पीछे उसके नखरे उठाते फिरते और जैस्मिन उन्हें बहुत नखरे दिखाती। कभी कभी तो मुझे जैस्मिन से जलन महसूस होती कि वो कितनी खुशनसीब है कि उसे किसका बाप हर चीज़ देने को तैयार है, जबकि मेरे घर में मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपने बाप की 5वीं बेटी थी। ऐसा नहीं था कि मेरा बाप मुझे प्यार नहीं करते थे, लेकिन जैसी मोहब्बत मेरे ससुर जैस्मिन से करते हैं, ऐसी मोहब्बत और इज्जत मेरे बाप ने कभी मुझे नहीं दी थी। मेरा बाप तो हम बेटियों से एक फासले पर रहता था और हमारे तरफ से जो कोई भी बात होती है हमारी माँ से ही कहता, लेकिन मुझे क्या पता था
कि मेरे ससुर का जैस्मिन के पीछे पीछे फिरने का असली मकसद क्या है। अगर बारिश इतनी तेज ना होती और बिजली कड़कने की आवाज़ से मेरी जान ना निकली होती तो शायद मैं सब कुछ जान ही नहीं पाती कि मेरा ससुर तो अपनी ही बेटी को अपने सुख के लिए बर्बाद कर रहा था। जैसे कि उस रात में कमरे में दाखिल हुई, यह देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई कि मेरा ससुर जैस्मिन को जबरदस्ती जकड़कर उसके साथ बहुत ही खराब सलूक कर रहा था और वो इस कदर डूबा था कि उसे मेरे आने की खबर न हो सकी। मेरे ससुर पर पूरी तरह से शैतान सवार था और जैस्मिन, जो कि बिल्कुल सहमी सी थी, अपने बाप के रहमो करम पर थी। उसकी सिसकियों से सारा कमरा गूंज रहा था। वो हल्की हल्की विरोध कर रही थी, लेकिन शायद उसके अंदर जान बाकी नहीं रही। ना जाने वो कब से सब कुछ सह रही थी। उसका चुपचाप रहना, अपने बाप से चिढ़ना, खुद को कमरे में बंद रखना, उसकी एक एक आदत के पीछे छुपी वजह मुझे आज समझ आई थी। जैसे ही मेरे ससुर को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ, वो सारा को छोड़कर पलटे और मुझे खड़ा देखकर हक्का बक्का रह गए। शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मैं रात के इस वक्त अपने कमरे से निकलकर नीचे भी आ सकती हूँ। मुझे देखकर उनके चेहरे के रंग बदल गए और वह घबरा गए। हकलाते हुए मुझसे पूछने लगे कि बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ चाहिए? मैंने आगे बढ़कर जैस्मिन का हाथ पकड़ा, उसे अपने पीछे छुपा लिया। वो बुरी तरह कांप रही थी। मैंने कहा कि बेहतर यही है कि आप अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाएं। आप जैसे बाप को तो बीच चौराहे पर सूली पर लटका देना चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसी दरिंदगी का निशाना ना बन सके। यह सुनते ही मेरे ससुर एकदम से गुस्से में आ गए और कहने लगे कि ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं। जैस्मिन ने मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भर दिए हैं, तभी ऐसी बातें कर रही हो। मैं अपने ससुर की बात पर हैरान रह गई क्योंकि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। मैंने गुस्से में कहा कि आप नीच इंसान हैं कि इतना बड़ा गुनाह करने के बावजूद भी आपको जरा भी पछतावा नहीं। मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, अगर आप अभी और इसी वक्त यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को फोन करके बुला लूंगी। मेरी जरा सी धमकी से डरकर कमरे से बाहर निकल गए और मैंने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद किया। जैस्मिन की हालत बहुत ख़राब थी और मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि ना जाने मैंने कैसे इतनी हिम्मत कर ली। मैंने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया तो वह फुट फुट कर रोने लगी। ना जाने कितने अरसे का गम उसके दिल में जमा था, इसलिए मैंने उसे रोने दिया और जब रो रो कर उसका दुख कुछ कम हुआ तो उसने मुझे खुद ही बताना शुरू कर दिया कि वो 12 साल की थी जब उसकी माँ की शादी मेरे ससुर के साथ हुई थी। जैस्मिन की पहली लाइन पर ही मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछ बैठी, क्या तुम रोमान की पापा की बेटी नहीं हो? जिस पर जैस्मिन ने ना में सिर हिला दिया और बताने लगी कि जब वो 10 साल की थी तो उसके सगे बाप ने उसकी माँ को तलाक दे दी थी और जैस्मिन को भी उसकी माँ के हवाले कर दिया था, जबकि जैस्मिन की माँ जैस्मिन को नहीं लेना चाहती थी। जैस्मिन ने बताया कि उसकी माँ का यह मानना था कि जैस्मिन की मौजूदगी में वो दूसरी शादी नहीं कर सकती और उसे जैस्मिन के खातिर सारी जिंदगी अपने जज्बात को मारना होगा। लेकिन फिर अचानक ही जैस्मिन की माँ ने रोमान के पापा से शादी कर ली। रोमान के पापा जैस्मिन की माँ के साथ साथ जैस्मिन का भी बहुत ख्याल रखते थे। जैस्मिन की माँ बहुत खुश थी कि उसे इतना अच्छा पति मिल गया है जो उसकी बेटी को भी पूछ रहा है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि रोमान के पापा की नीयत में खोट है। जैस्मिन ने बताया कि जब उसकी माँ जिंदा थी, रोमान के पापा उस वक्त भी जैस्मिन के साथ बहुत अजीब हरकतें करते थे। जैस्मिन की उम्र 12 साल की हो चुकी थी और वो जवानी की दहलीज पर कदम रखी थी। उसे सही और गलत का अंदाजा होने लगा था। वो समझ रही थी कि उसका दूसरा बाप जिस अंदाज से उसे देखता है और हाथ लगाता है वह गलत है। जैस्मिन सिसकियां भरते हुए बता रही थी कि रोमान का पापा उसकी माँ की मौजूदगी में ही उसे जबरदस्ती अपने कमरे में सोने पर मजबूर करता और जब उसकी माँ गहरी नींद में होती तो वो जैस्मिन को परेशान करने लगता। कुछ वक्त जैस्मिन ने ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन फिर एक दिन उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की तो उसकी माँ ने उस पर भरोसा करने के बजाय उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया और कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने बाप के बारे में ऐसी बात करती हो। वो हर वक्त तुम्हारा ख्याल रखते हैं और तुम उन्हीं के किरदार को गंदा कह रही हो। मेरी सगी माँ ने ही मुझ पर भरोसा नहीं किया तो मैं किसी और से क्या गिला करती। दिन गुजरने के साथ साथ मेरा ये दूसरा बाप शेर होता जा रहा था। जैसे जैसे मैं जवान हो रही थी उसकी नीयत और ख़राब होती जा रही थी।
पहले तो वो सिर्फ मुझे थोड़ा बहुत ही तंग करता था, लेकिन जैसे जैसे मैं जवान हो रही थी उसकी नीयत और ख़राब होती जा रही थी। पहले तो वो सिर्फ मुझे थोड़ा बहुत ही तंग करता था, वो अपनी हर हदें पार करते नज़र आ रहा था। वो एक दिन ऐसा हुआ कि जब उसने सारी हदें तोड़ दी। मेरी माँ किसी काम से बाजार गई थी और जब वापस आई तो उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया और इसके बाद वो मुझे ही कसूरवार ठहराने लगी कि मैंने अपने पति को बहकाया है और एक आस्तीन में छुपी नागिन हूँ जिसने अपनी ही माँ का घर खराब किया है। मैंने अपनी माँ को लाख समझाने की कोशिश की, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो खुद हालात की सताई हूँ, लेकिन मेरी माँ को बिल्कुल भी यकीन न आया और उसे ये बात बर्दाश्त न हुई और उसे दिल का दौरा पड़ गया। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद वो जिंदगी की बाजी हार गई, लेकिन जाने से पहले उसे इस बात का एहसास हो गया था कि कसूरवार मैं नहीं बल्कि उसका पति है। मेरी माँ ने मरने से पहले मुझसे माफ़ी मांगी, लेकिन मुझे उस माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर मेरी माँ पहले ही दिन मेरी बात का यकीन कर लेती तो नौबत यहाँ तक नहीं आती और यूँ रोज़ रोज़ अपने ही सौतेले बाप के हाथों बर्बाद ना होती। माँ के मरने के बाद पहले तो मैंने सोचा कि मैं ये घर छोड़कर कहीं चली जाती हूँ, लेकिन फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि एक अकेली औरत के लिए ये सारा ज़माना ही एक दरिंदा है और मैं तो बिल्कुल जवान लड़की थी। मैं इस घर को छोड़कर जाती भी कहाँ, मेरे साथ भी यही सब कुछ होता। मजबूरन मुझे अपनी किस्मत से समझौता करना पड़ा। मैंने कभी ये बात रुमान भाई को नहीं बताई, क्योंकि मुझे डर था कि अगर रुमान भाई मेरी बात पर का भरोसा नहीं करेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी। मेरी माँ के मरने को 6 साल होने वाले हैं और इन गुजरे 6 सालों में हर दिन मेरे सौतेले बाप ने मेरे साथ ऐसा ही सलूक किया है। मैंने जस्मीन के हाथों को अपने हाथों में दबाया और उसे यकीन दिलाया कि आज के बाद उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने उससे कहा कि अगर तुम पहले ही मुझे ये सब बता देती तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करती, जिस पर जैस्मिन एक हंसी और कहने लगी, मैं वो हूँ जिस पर उसकी माँ ने भरोसा नहीं किया तो आप कैसे करती। जैस्मिन की हंसी में छिपे दर्द ने मेरा दिल छलनी करके रख दिया। बारिश अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन सुबह होने के साथ साथ बारिश का जोर टूटने लगा। मैंने बाकी की रात जस्मीन के साथ उसके कमरे में ही बंद कर गुजारी। बारिश बंद होने के बाद जैसे ही रुमान घर आए तो मैंने हिम्मत करके उनके सामने सारा सच बयान कर दिया। उनके लिए इस बात को कबूल करना बहुत मुश्किल ज़रूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। वो भी जस्मीन के बदले हुए रवैये को बहुत ज़्यादा महसूस करते थे, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके पीछे उनके पापा का हाथ है। रुमान गुस्से में अपने बाप के कमरे में गए। वो बिस्तर पर लेटे थे। रुमान ने उन्हें आवाज़ दी, लेकिन उनके जिस्म में कोई हरकत न थी। रुमान ने आगे बढ़कर उन्हें हिलाया तो उनकी गर्दन एक तरफ मुड़ गई। रुमान ने फौरन ही डॉक्टर को बुलाया तो पता चला कि रुमान के पापा का इंतकाल हो गया है। रुमान के पापा जान गए थे। अब उनका सच अब रुमान के सामने आने वाला है और शायद इसलिए वो इस बात को बर्दाश्त न कर सके। उनका बेटा उनकी हकीकत जान जाएगा और इसलिए दिल का दौरा पड़ते ही वो मौके पर दम तोड़ गए। उनकी मौत ने जस्मीन को हर दिन मरने से तो बचा लिया था। तलाक तो पति पत्नी के बीच होती है, लेकिन उनके बच्चे सारी ज़िंदगी के लिए बर्बाद होकर रह जाते हैं। हमारे बीच न जाने कितनी बच्चियां जस्मीन जैसी है जो अपने सौतेले बाप के जुल्मों का सितम का शिकार है। पति पत्नी को एक दूसरे को छोड़ देने से पहले अपने मासूम बच्चों पर ज़रूर नज़र डालनी चाहिए, ताकि कोई बच्ची किसी दूसरे के हाथ खिलौना ना बन सके। और अगर कोई अपने आसपास किसी का भी बदला हुआ रवैया देखे तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करे, बल्कि उसको समझने और जानने की कोशिश करे। धन्यवाद।